So students, good morning. We will continue with the same chapter and today might be the last day of this chapter. सम जो हमने यहाँ डिस्कस करने हैं, अदरवाइज तो सारी रेशियोज आपकी हो गई है। जो हमने सम डिस्कस करने हैं उसमें से 147 सम पढ़ा हुआ है। केतन पढ़ दीजिए 147 में क्या लिखा है। अमाउंट्स मत पढ़ना, सीधे आइटम्स पढ़ना। केतन, From the following balance sheet of Global Limited, you are required to calculate return on investment for the year 2020-2021. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, equity share capital of rupees 10 each fully paid, reserve and surplus, non-current liabilities, 15% long-term borrowings, current liabilities, asset side, non-current assets, property, plant, equipment, non-current investments, 10% investments, 10% non-trade investments, current assets. जब दिया है कुछ, इसके बाद भी कुछ दिया है। Additional information. Net profit before tax for the year ended 31st March 2021 is 9,72,000. Yes, underline the word net profit before tax. Before tax. हमें कौन सा ये होता है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अगर बिफोर इंटरेस्ट लिखा होता तो बिफोर टैक्स भी होता। अगर बिफोर टैक्स लिखा है इट इज ओनली बिफोर टैक्स, बट इंटरेस्ट अभी इसको करने वाला पड़ा है। एम आई क्लियर? ठीक, एक ये पॉइंट। सेकेंडली यहाँ उसने पूछा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। एक ही बात है, उसका ही नेम है, दूसरा फार्मूला सेम रहेगा। That is the net profit before interest and tax divided by capital employed into 100. वो सेम रहेगा। One of the most common questions of Viva, टीचर पूछता है tell me the formula to calculate return on investment. आप क्या देते हो? This upon this into 100. Net profit before interest tax over capital employed into 100. Now it says tell me the formula to calculate return on capital employed. Both are same. Both are same. Don't get confused in that. चाहे वहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हो, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हो, एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। दैट इज द शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर हम लायबिलिटी साइड से फाइंड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हमें चाहिए दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला यहाँ से अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाओ तो शेयर होल्डर्स फंड्स कितने के बनते हैं? 5 लाख प्लस 420,000। दिस इज शेयर होल्डर्स फंड्स 9,20,000 एंड एक है आपके पास 15% जो है आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो है आपकी 16 लाख रुपीज की। एक ये है आपकी नॉर्मली अगर हम बात करें तो फाइन। एक उसने एसेट साइड में आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दो इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है। एक है 10% इन्वेस्टमेंट्स और एक है 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट जो है ना वो दो टाइप्स की, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड तो वो होगी जो हमने अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए लगाई हुई है, बिजनेस को एनहांस ग्रो करने के लिए लगाई हुई। सपोज हमने किसी और के शेयर परचेज किए कंपनी में, जो कंपनी हमारा बिजनेस जो है वो हमारा उससे बिजनेस ग्रो हो रहा है, हमारी सब्सिडरी कंपनी है हम कह सकते हैं। एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमने ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, नॉट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग दैट बिजनेस एक्टिविटीज बट फॉर अदर सेक, है ना। हमने किसी ऐसी कंपनी की ऐसी शेयर परचेज किए हुए हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो हमारे ट्रेड में हेल्प नहीं कहीं कर रही, हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए हेल्प नहीं कर रही। अगर आपको सम में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी हुई हो, इसको आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए माइनस कर देना है शेयर होल्डर्स फंड्स वाले पॉइंट में। मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं गिनी जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तो जो हमारा फार्मूला बनेगा ऐसे वाले केस में, अगर हम लायबिलिटी साइड से करें, दैट विल बी शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड प्रोविजंस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये वैल्यू है आपकी 1,20,000, ये माइनस की जाएगी। इट इज ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आई होप आई एम क्लियर। अगर यहाँ तक डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। ठीक,
सेकंड पॉइंट इज यू हैव टू कैलकुलेट, ये आपकी बन गई, ये आपकी कैपिटल इंक्वायरी। कैपिटल इंक्वायरी 920 प्लस 16 lakh 2520 minus 1 24 lakh 24 lakh. Now we have to calculate net profit before interest and tax. That is given, it is net profit before tax is rupees 972,000. 972,000 is before tax. हम उस दिन भी बात कर रहे थे, पहले आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोथ, देन माइनस इंटरेस्ट, ये आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन माइनस टैक्स, फिर आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने दो सम्स किए, वहां हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, हमने दो चार ऐसे भी किए जहां हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ, यहाँ हमें ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब ये है टैक्स ऑलरेडी एडेड है, बिफोर है, इंटरेस्ट अभी ऐड करना है, इंटरेस्ट अभी ट्रीट करना है हमने। डन, चले आगे। अब इसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग जो आपको दी हुई है 15% ऑफ 16 लाख, इट इज 2,40,000, 2,40,000, बिकॉज उसमें टैक्स पहले ही एडेड है, रिवर्स कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट इज 15% जो आपको नॉन करंट लायबिलिटीज में दिया हुआ है, एंड अमाउंट इज 16 लाख। 16 लाख का 15% निकाला, 160 प्लस 80, 2,40,000। डन। अब यहाँ पे पॉइंट फिर वही है, इंटरेस्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब हम करंट नॉन करंट लायबिलिटीज में जब हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की हुई है, उसका हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं कि पे कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो हमने लायबिलिटीज में है, इसका इंटरेस्ट हम ले रहे हैं या दे रहे हैं? हमारा एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस। एक्सपेंस है, तभी हमने ये ऐड किया, रिवर्स जा रहे थे ना, तभी हमने ऐड किया। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसका इंटरेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा? इनकम, इनकम है ना। इसको फिर हम माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इसका इंटरेस्ट दैट इज 10%, 10% ऑन 120, दैट इज रुपीज 12,000। तो 972 प्लस 240 माइनस 12 इज 12 लाख, 12 लाख रुपीज इन 200, दैट इज 50%। आंसर 50%। अब जब आपको पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है, जब आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दी गई है, जो आपने ध्यान रखना है, जब आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दी गई हो, कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस कर देनी है, बिकॉज दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है और प्रॉफिट में उसका इंटरेस्ट माइनस करना है। प्रॉफिट में इंटरेस्ट माइनस करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है, बिकॉज ना तो इसका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस का है, ना ही जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट है, ना ही ये हमारे बिजनेस की कैपिटल है। ये तो सिर्फ नॉन ट्रेड पर्पज के लिए की, इसको हमने एक्सक्लूड कर देना है। कैपिटल निकालते वक्त अमाउंट माइनस करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड में से, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की। प्रॉफिट में हमने इसका इंटरेस्ट माइनस कर देना है। गॉट माई पॉइंट और नोट? ठीक है। बाकी हम जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले थे वैसे ही निकाली है। दिस वाज द शेयर होल्डर फंड्स, दिस वाज द नॉन करंट लायबिलिटीज एंड दिस इज ऑफ कोर्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। किसी को भी पॉइंट उसमें पूछने वाला तो पूछ लीजिए प्लीज। यस सही हो सर, अगर हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो इनकम है, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी तो हमारे लिए इनकम ही है। ट्रेड का नहीं करना पड़ा, ट्रेड का तो हमने लगाया ही पैसा इसलिए हुआ कि हमारा प्रॉफिट हो, वो ट्रेड है ना इन्वेस्टमेंट, ट्रेड का नहीं करना। इसीलिए मैंने पहले आपको डिफरेंस बताया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो है जो हमने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए की हुई है। किसी कंपनी की अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर हैं हमारे पास, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आ रही है, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। वो तो लेना ही है हमने प्रॉफिट, और फिर हम और कौन सा प्रॉफिट लेंगे अगर वो नहीं लेंगे तो। नॉन ट्रेड वो है जो हमने बिजनेस के लिए नहीं करी थी, हमने किसी और चीज के लिए की हुई है ना। सपोज हमारा काम, हमारी कंपनी है स्टेशनरी कंपनी, हमने स्टेशनरी कंपनी अपनी एबीसी कंपनी है, एक कंपनी XYZ है, हमने उसके भी शेयर परचेज किए हुए हैं, हमने उसके भी बिजनेस को टेक ओवर किया हुआ है, तो वो हमारा प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
हमने सेम में की हुई। अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई और इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर ली, किसी को लोन दे दिया, वहां पे इंटरेस्ट आ गया, वो एमए वाला लोन है, वो एमए वाला इंटरेस्ट है, वो नहीं लेना, वो माइनस कर मीन्स जहां आपको नॉन ट्रेड वर्ड लिखा होगा वो वैल्यूज आपने माइनस करनी, उसका इंटरेस्ट भी और उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी। ट्रेड वाली नहीं करनी, ट्रेड वाली नहीं करनी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी केतन। सर वो ऐड भी नहीं करनी। किसको बेटा? सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड हमने एसेट साइड से निकालनी है हाँ जी, तो क्या उसमें होगा नॉन ट्रेड का कुछ? वहां से माइनस कर देना बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लेंगे ही नहीं, हम लेंगे नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 16 लाख और 2 लाख रुपए की वो जो आपकी दूसरी है 10% इन्वेस्टमेंट ट्रेड वाली, ये 120 हम छोड़ ही देंगे, हम लेंगे ही उसको, अपने आप माइनस हो गई, ठीक है। मान्या ने भी हैंड रेज किया था, मान्या आपने भी किया था हैंड रेज। सर हम इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड भी नहीं करेंगे? नहीं बेटा वो ऑलरेडी एडेड है, एडेड है वो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो बिफोर इंटरेस्ट है, अभी इंटरेस्ट तो ऐड हुआ ही नहीं। मान्या तो जो इंटरेस्ट की वो जो बात कर रहा है ना, जिस इंटरेस्ट की वो बात कर रहा है, ये वो इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल, रिसीवेबल नहीं। दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमने पे करना है इंटरेस्ट, उसकी बात कर रहा है, रिसीवेबल की बात नहीं वो कर रहा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड टैक्स उसकी बात हो रही है, इसलिए उसको किया गया, इसलिए दूसरे बार इंटरेस्ट को छोड़ा गया है, वो ऑलरेडी है उसमें एडेड, इनकम्स हो चुकी हैं, वो इनकम्स हो चुकी हैं, इसीलिए तो बिकॉज ये वाला भी तो हम इसीलिए माइनस कर रहे हैं कि हो चुका था, ये हो चुका था, इंटरेस्ट दूसरे वाले का नहीं हुआ हुआ था, पेड वाला इंटरेस्ट, पेएबल वाला इंटरेस्ट वो ले रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि जो पेड वाला होगा तो इससे पहले अदर इनकम में आ गया होगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ये कब निकलता है? पहले आरएफओ, आरएफओ में अदर इनकम आती है, अदर इनकम मान्य हो अब यहाँ पे, मान्य 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 शी इज देयर, हाँ मान्य। यस सर यस। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की, आरएफओ प्लस अदर इनकम, अदर इनकम में ये इंटरेस्ट आ गया होगा, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इसीलिए उसको माइनस किया जा रहा है कि वो ले चुके हैं हम पहले ही, उस इंटरेस्ट की बात होगी। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो आपका यहाँ पे आना है फाइनेंस कॉस्ट में, वो नहीं लिया हुआ है, समझ आई बात है ना। जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है ना, गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नोट, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट है, चाहे वो 10% इन्वेस्टमेंट्स का हो ट्रेड वाली का, चाहे वो नॉन ट्रेड का हो, आप देखो ऊपर आपको लिखा आरएफओ और अदर इनकम, ये लिखी, तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ आ चुका है, जो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था वो अदर इनकम में आ चुका है, ये पहले आ चुके हैं। जो ये बिफोर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, बिफोर इंटरेस्ट मींस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो हमने इंटरेस्ट पे करना है वो नहीं हुआ अभी, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो ये दोनों इंटरेस्ट आ ही गए होते, हो ही चुके हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप सीक्वेंस देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, पहले आपकी सारी इनकम जाती है, रेवेन्यूज आती है, आरएफओ एंड अदर रेवेन्यूज वो आती है, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस आते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक। वो एक्सपेंसिव आ रहे हैं तो ये तो दोनों इंटरेस्ट पहले ही आ गए, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है वो आपका आरएफओ में आ गया, जो नॉन ट्रेड का है वो आपका अदर इनकम में आ गया, वो दोनों पहले हो चुके हैं। हमने तो अदर इनकम वाला इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो माइनस करना है, बिकॉज वो होना नहीं चाहिए था, इसलिए उसको रिवर्स कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो तो होना ही है, वो तो उसने पे ही नहीं किया, वो खुद ही कह रहा है। आपका पॉइंट ये वाला तब वैलिड था, मानिए गुड पॉइंट, ये वैलिड तब था अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो यहाँ कहीं आ रहा होता, वो तो यहाँ आ ही नहीं रहा, वो तो पहले ही हो चुका है ऊपर। गॉट इट और नॉट? से यस और नो? मानिए मानिए आप यस सर यस। नहीं यस वैसे ही कह रहे हो या मतलब हो भी गया है? यस हो गया है, क्लियर समझ आ गया। हाँ, क्योंकि वो पहले ही इंटरेस्ट आ चुका है बच्चे, ऊपर हो ही गया। दूसरे इंटरेस्ट की बात होगी, जब उसमें ये हमने निकालना है वो तो पहले ही हो चुका है, वो तो पहले ऊपर आएगा स्टेटमेंट, ठीक।
अब जो 148 सम है ना आपका, जो आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, ये सेम एज 147 सम है। एक हल्का सा ट्विस्ट है उसमें। आप देखिए 148 के लास्ट में बैलेंस शीट के बाहर लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 विद रेफरेंस टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड ली है ना ये वाली कैसे, इसमें ओपनिंग लेनी है सिर्फ। अब ओपनिंग निकालने के लिए आप देखना, जो आपको शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? 20,88,000। यही है, यही है ना। इसमें से सरप्लस का देखिए, जो ओपनिंग बैलेंस था वो 630 था, एंड ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो करंट ईयर का स्टेटमेंट का प्रॉफिट लॉस का है बैलेंस, वो 1458 है। ओपनिंग 630 था, ऐड किया करंट ईयर का, वो बन गया आपका 1458। टोटल आपका रिजर्व सरप्लस आ गया 2088। आपने यहाँ पे 2088 नहीं लेना है, हम इसके सामने क्या किया है, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब यहाँ देखिए शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस टोटल वैल्यू हमने ली हुई है, फिर टोटल नहीं लेनी है, आपने लेनी है ओपनिंग वैल्यू। अब इसमें ओपनिंग वैल्यू कौन सी है? 630। रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ओपनिंग बैलेंस 630, आपने 630 लेना है, बाकी सब कुछ लेना है। शेयर कैपिटल 750 लेनी है, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 2088 ना लेके 630 लेना है, बिकॉज 1458 की जो फिगर है वो इस साल की है। कहता है क्लोजिंग वाली नहीं, ओपनिंग वाली। मींस अब अगर आप ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो 750 प्लस 630 आपके ओपनिंग बैलेंस के रिजर्व सरप्लस वाला, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 24 लाख की, माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपकी है 1,80,000। ये तीन चीजें आपने लेनी है, ऐसे चार चीजें। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 750 ये शेयर कैपिटल का था, रिजर्व सरप्लस का 630, एक ये हो गया, एक आपका नॉन टर्म लायबिलिटीज का हो गया 24 लाख, माइनस 180 जो है आपका वो है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का, तो 713 और 24 36 लाख। 36 लाख जो है आपकी इस सम में कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे ये कैलकुलेट किया आपने 147 सम में, वो सेम कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें से किया जाएगा 1458 में जो प्रॉफिट आपको पिछले सम में बाहर दिया था, ये 972 बाहर दिया हुआ था, ये आपको इस सम में अंदर दिया हुआ है करंट ईयर का। उसने कहा है ना ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी साइड में 1458, ये वो वाली फिगर है। यहाँ आपको ओपनिंग फिगर जो है 1458 लोगे, इसमें आप प्लस माइनस करोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर आपकी वैल्यू आएगी। ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, मोर देन हाफ मैंने करवा दिया है आपको इसको। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है? हाँ जी सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये 1458। हाँ जी, यहाँ पे टैक्स आपको दिया ही नहीं हुआ बेटा, यहाँ पे टैक्स दिया ही नहीं हुआ। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स सेम ही होगी, टैक्स हमें गिवन ही नहीं है, हमने सिर्फ इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट करनी है ना। अदरवाइज जो हम ऐड कर रहे होते हैं वो आफ्टर टैक्स होता है, यहाँ आफ्टर होता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स की परसेंटेज ही हमें गिवन है तो हम नहीं करेंगे इसको, सीधा हमें इंटरेस्ट की प्लस माइनस करते हैं। डन केतन? ठीक है, ओके। और कौन सा आप कह रहे थे? तो 153 में ही सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रीन स्टार लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी के लिए हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड्स। आपको यहाँ बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बच्चे, बनाई बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बना के होगा सम। कोशिश की थी, हुआ नहीं। और किसका हुआ? नहीं। और किसका नहीं हुआ बताना मेरे को। ट्राई किया और नहीं हुआ। मान्या, गुड। मान्या एंड केतन दे हैव ट्राइड और हुआ नहीं इसका। चलो, he says trade payables 3 lakh, other current liabilities which are 12.5% of current assets
Then he says debts. Total debts are long-term debts and current liabilities, non-current liabilities and current liabilities. Other quick assets, prepaid expenses, trade receivables, net fixed assets, long-term loan advances, long-term investments and opening inventory. जो आप बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लोगे, that will not be opening inventory, but that will be closing inventory. बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, ओपनिंग नहीं आएगी. इसमें यहाँ नीचे लिखा हुआ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री. ठीक, तो 320 का 25% निकाल के जब आप ऐड कर दोगे इन्वेंट्री की वैल्यू 4 लाख आनी चाहिए. यहाँ पर 320 प्लस 25% 4 लाख. ये मिस्टेक थी, ये मिस्टेक थी, माने आया आपका आंसर नहीं आया. हाँ जी थी ये मिस्टेक. ये इतना ही था, ये किया ही नहीं था कि मिस्टेक ही. नो सर नो, ये चलिए मैं बैलेंस ये मिस्टेक नहीं थी. बैलेंस करती हूँ. यस चेक करिए सम नंबर 153. ये अब असाइनमेंट का सम ना हो के आपको क्लास वर्क का सम हो गया. असाइनमेंट का सम एक चेंज कर दूं फिर, लेकिन इंक्रीज कर दूं तो चलो. जिन्होंने खुद करके भेज दिया है वो भी ठीक है, वो चेक कर लें कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं. मैंने जितना रफली मैंने देखा है कि आप फार्मूला ही बना के समझ कर रहे हैं. मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल दिया था आप इतने फार्मूला लर्न नहीं कर पाओगे. हमारे पास पहले ही 17-18 रेशियोज है, उसमें सब फार्मूला भी है, मिला के हमारे 30 के आसपास फार्मूला हो रहे हैं. उसमें से आप ऐसे वाले फार्मूला जो खुद आप जनरेट कर रहे हो वो अलग से आपको याद करने पड़ेंगे, जबकि बैलेंस शीट आपको याद नहीं करनी पड़ेगी. आपको टर्म्स पता हो बैलेंस शीट की तो वैसे ही निकल आना है ना. प्रेफर करना अगर आप बैलेंस शीट बना लो तो ईजी रहेगा आपके लिए, अदरवाइज सम जो है वो ठीक होना चाहिए. आप देखिए अब यहाँ पे हमारे पास डेट और इक्विटी रेशियो निकालने के लिए ना डेट्स है हमारे पास, ना ही हमारे पास इक्विटी गिवन नहीं है अभी हमें ना कुछ. तो हम देखेंगे होता क्या है. हम जो वैल्यूज है वो हम फाइंड फिल करेंगे बैलेंस शीट में. आप देखिए ट्रेड पेएबल 3 लाख, फ्रंट लायबिलिटी में पहले मैंने सारे मेन हेड्स लिख दिए, उसके बाद जो जो आइटम में सब आती रहेंगे वो लिख कर दूंगा. ट्रेड पेएबल फ्रंट लायबिलिटी में 3 लाख ये हो गया. देन है आपका अदर करंट लायबिलिटीज 12.5% ऑफ करंट एसेट्स. करंट एसेट अभी मेरे पास वो है नहीं, इसको लिख दिया मैंने, इसको पेंडिंग रखा है, बाद में करता हूँ इसको. ठीक. देन है टोटल डेट्स आर 28 लाख. टोटल डेट्स मींस नॉन करंट डेट्स एंड करंट डेट्स 28 लाख. इसमें से एक हमारा निकल आएगा, दूसरा हम फाइंड कर लेंगे. एक्चुअली हमें यही चाहिए, ये चाहिए हमें, ये चाहिए डेट इक्विटी के लिए डेट चाहिए और इक्विटी चाहिए, यही है ना. देन है टोटल डेट्स ये हो गए. अदर क्विक एसेट्स, अदर क्विक एसेट्स ये रहिए करंट एसेट्स का पार्ट है अदर क्विक एसेट्स. देन ही सेज प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, ये भी आपका करंट एसेट्स का ही पार्ट है. देन ही सेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी करंट एसेट्स का ही पार्ट है 3 लाख रुपीस. देन नेट फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में 30 लाख की नेट फिक्स्ड एसेट्स आ गई. देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस आर एसेट्स. एसेट्स है ये. आप टर्मिनोलॉजी देखना बैलेंस शीट में क्या यूज की हुई है. हाउ कैन वी कम टू नो कि लोन दिया है कि लोन लिया है. व्हेन इट इज मेंशन्ड इट इज लोन्स एंड एडवांसेस, वो एसेट साइड लेना है आपने. बोरोइंग्स लिखा हो तो वो आपने लायबिलिटी साइड पे लेना है. जो कंपनीज एक्ट में टर्म्स यूज की गई है आप मेन हेड सब हेड दोबारा चेक करना. यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस है आपके 1,60,000 एसेट्स में. देन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 40,000 अगेन नॉन करंट एसेट्स पे. देन इज ओपनिंग इन्वेंटरी 320, मैंने पहले ही बताया आपको. ओपनिंग इन्वेंटरी जो है दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. क्लोजिंग इन्वेंटरी विल बी द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. क्लोजिंग इन्वेंटरी के बारे में उसमें नोट दिया हुआ है. क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 25% मोर देन ओपनिंग. इफ ओपनिंग इज 320, क्लोजिंग विल बी 320 प्लस 25%, दैट इज रुपीज 4 लाख. ये आपकी रहेगी इन्वेंटरी 4 लाख. ये सारी आइटम्स आपकी होगी. अब जब इसको हमने ऐड किया ये आपका बनता है 32 लाख which is नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स का जो है वो बन रहा है 8 लाख. टोटल जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल है दैट इज 40 लाख. एक हमने यहाँ पॉइंट छोड़ा हुआ था अदर करंट लायबिलिटीज में 12.5%. अब जो करंट एसेट्स है हमारे, आप चेक करो इन सारों को ऐड करके 8 लाख है. तो ये जो है आपका 8 लाख का 12.5%, उसने कहा अदर करंट लायबिलिटीज 12.5% ऑफ करंट एसेट्स. 8 लाख का 12.5% 1 लाख. ये 1 लाख आपका आ गया. इट मींस करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी 4 लाख की.
टोटल डेट्स हमारे थे 28 लाख के। इट मींस आपका ये डेट्स रह गए लॉन्ग टर्म वाले 24 लाख रह गए। एसेट्स और लायबिलिटीज आपस में इक्वल है। अगर एसेट लायबिलिटी इक्वल है, शेयर होल्डिंग फंड आपके 12 लाख के रह गए। तो डेट इक्विटी निकालने के लिए डेट ओवर इक्विटी दैट इज 24 लाख अपॉन 12 लाख दैट इज 2:1। हम सम को इजी वे से भी कर सकते हैं, हम उसको डिफिकल्ट वे से भी कर सकते हैं। अगर हम सारे फार्मूले लगाने लग पड़े ना, फार्मूला कहाँ से बना है पता नहीं चलना। क्योंकि मैंने कुछ असाइनमेंट्स मैंने देखी है, एक दो जो आज सुबह आई या कल आई हुई थी, वहां पे आपने फार्मूले बनाना ये हुआ, दिस इज दिस माइनस दिस, दिस इज दिस माइनस दिस। यू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, गिव इट इन अ वर्किंग नोट, दैट्स ऑल। कोई फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है आपको। और मेरे को ये लगता है कि बैलेंस शीट बना के और बैलेंसिंग फिगर निकालना इज मच मोर इजियर देन प्रिपेयरिंग आवर ओन फार्मूला। यहाँ पे गलत और चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नहीं, अदरवाइज जैसे आपको ठीक लगता है आपने वैसे करना है। मेथड वो भी ठीक है, मेथड ये भी ठीक है। मैंने कल भी बताया था, स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजें चाहिए। अगर स्पीड है एक्यूरेसी नहीं है, कोई फायदा नहीं होना। अगर एक्यूरेसी है लेकिन स्पीड से नहीं हो रहे हैं, सम कभी नहीं फायदा होगा। और जिस वे से आप कर रहे हो फार्मूला बना के उसको, उस वे से स्पीड भी आपकी कम होनी है, लेंथी हो जाएगी, और एक्यूरेसी की भी चांसेस कम हो जाने, बिकॉज सेल्फ मेड फार्मूला है सारे में। इसमें से ये और तुक्के वाला है, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे हम कह देते हैं, वो वाला मेथड है। और यहाँ तो हमारे पास फिर आंसर्स थे, है ना। यहाँ नहीं प्लस करना, यहाँ प्लस कर तो आंसर आ जाएगा। एग्जाम में तो आंसर भी नहीं होने। बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप बैलेंस शीट से करो। बैलेंस शीट से नहीं कर रहे हो, हार्डली मैटर, हमें तो आंसर चाहिए 2:1। जिसका वो आ गया वो ठीक है, आपने किस बेस से किया है, बोथ वेज आर इक्वली गुड। किसी को बैलेंस शीट वाले फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। डन। चलो, आपकी असाइनमेंट का एक सम मैंने कर दिया है, लेकिन आपने वो करके भेजना है। अब ये मत कहना कि करना नहीं है, सम्स आपने पूरे कर देने हैं। कोई और पॉइंट है तो बता दीजिए बच्चे। अब जो आपका ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन आए थे ना, क्वेश्चन नंबर 150 ऑनवर्ड्स मिसलेनियस क्वेश्चन थे, इसमें सारी रेशियोज इकट्ठी पूछी गई होंगी। लिक्विडिटी बीच में आ सकती है, सोल्वेंसी बीच में आ सकती है, ऐसे वाले सम्स भी आ जाते हैं बोर्ड में। उसने डाटा दे देना है आपको, लूज डाटा या बैलेंस शीट, या लूज डाटा या बैलेंस शीट, उसमें से मिक्सर का पूछ लेगा। कैलकुलेट फॉलोइंग 3 रेशियोज और कैलकुलेट फॉलोइंग 4 रेशियोज, 3 या 4 मार्क्स में वो आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, है ना। उस 3-4 में एक रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी में से होनी है, एक रेशियो क्विक में से, उसमें लिक्विडिटी में से होनी है, कोई सोल्वेंसी में से, एक्टिविटी में से हो जाएगी। वो सारा कंबाइन कर देगा। डन। किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है। यस, बताइए मेरे को प्रॉब्लम कोई है और तो, अदरवाइज चैप्टर इज ओवर। आपकी डाउट्स है तो वो सुनने वाले पड़े हुए हैं। टुमारो वी कैन स्टार्ट न्यू चैप्टर, लास्ट चैप्टर इसका जो है।